नमस्कार बच्चों। तो अब हम जो है मैप सीरीज जो शुरू किए थे साउथ अमेरिका के पॉलिटिकल मैप वाली, अब उससे जुड़े हुए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको करेंगे। लेकिन ये जरूरी है कि आप उन क्वेश्चन को करने से पहले यदि आपने सीरीज को मैप की को नहीं देखा है साउथ अमेरिका, तो उसको जरूर देख लें। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसमें जो जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए उनको लेके आया हूं मैं। तो ये आप जैसे साउथ अमेरिका को एक बार रिवाइंड देख लें कि किस तरह से साउथ अमेरिका में कंट्री बने हुए हैं और उनकी कैपिटल जो बनी हुई है, तो उसको देखते हुए और उससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस बनते हैं उनकी अब स्टडी करते हैं। तो अब हम सबसे पहले जैसे ले लेते हैं कि पहला क्वेश्चंस इस तरह का कि कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें आते हैं जनरली। तो जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे कि दक्षिण अमेरिका किस गोलार्ध में आता है। तो अगर हमें इसको जानना है कि दक्षिण अमेरिका किस गोलार्ध में आता है, तो इसके लिए सबसे पहले आप ग्लोब में आप जानते हैं कि ये ग्लोब है और उस ग्लोब में ये बीच में जो इक्वेटर लाइन है उससे देखते हुए जब हम बनाते हैं साउथ अमेरिका, तो ये मैंने जैसे आपको बताया था कि साउथ अमेरिका का जो पार्ट है वो ये है, जिसमें नॉर्थ में थोड़ा सा हिस्सा, कुछ साउथ में। और अगर हम लॉन्गिट्यूड को आधार बनाएं तो इसमें ये आता है वेस्ट वाले पार्ट में और इधर ईस्ट में। तो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो कौन से गोलार्ध में आ रहा है, तो ये वेस्ट वाले हेमिस्फीयर में आ रहा है। लेकिन नॉर्थ और साउथ में तो हम नहीं कह सकते क्योंकि इसका दोनों में ही आता है। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, मींस पश्चिमी गोलार्ध। इसको देख सकते हैं पहला। दूसरा क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे होंगे, सेकंड क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें निम्न में कौन सा दक्षिण अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से जोड़ता है। तो अगर हम इसको देखें कि कौन सा दक्षिण अमेरिका से उत्तरी अमेरिका को जोड़ता है, तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण चीज जो है वो जान लेते हैं, जिसका आपने नाम सुना होगा पनामा कैनाल, या इसको बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। तो ये जो पनामा कैनाल है उसके बारे में थोड़ा सा देख लें कि ये देख रहे होंगे आप पनामा कैनाल। ये एक नैरो स्ट्रिप लैंड है जो ऊपर में उत्तरी पनामा ये देश, नैरो स्ट्रिप लैंड्स, जिसके ऊपर में नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट जो कि पनामा इसी का एक पार्ट माना जाता है, और नीचे में साउथ अमेरिका का हिस्सा है, ये साउथ अमेरिका नीचे में। अब ये येलो वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये पनामा एक देश है। इसमें एक ये पतला भूमि का जो रास्ता है, इसको अलग इसके बीच में से होकर के एक नहर बनाई गई, कैनाल, और उस कैनाल का नाम पनामा कैनाल या इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस टेक्निकली कैनाल को ही कहा जाता है। जैसे आपने एक सुना होगा सुएज कैनाल, जो कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है और अफ्रीका और एशिया को अलग करती है। तो उसी तरह से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग करने वाली कैनाल वो कौन सी बन जाती है, वो है पनामा इस्थमस। तीसरा क्वेश्चन अगर हम देखें, तीसरा क्वेश्चन, अच्छा ये हमें ध्यान रखना है कि पनामा जो कैनाल थी उसमें एक साइड में पैसिफिक ओशियन और दूसरी साइड में अटलांटिक ओशियन है। इसको भी ध्यान रखना कि किन दो ओशियन वाटर बॉडीज को ही जोड़ती है। अब थर्ड क्वेश्चन पर नजर डालते हैं कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। चूंकि मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल ही पार्ट पढ़ा रहा हूं, फिजिकल में बाद में समझाऊंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिजिकल के बीच में हैं तो हमें उनको भी ध्यान में रखना है। तो सबसे ऊंची पीक साउथ अमेरिका की अगर हम देखें तो साउथ अमेरिका का, जैसे हमने ये मैप देखा साउथ अमेरिका का, और इस मैप में एक हाईएस्ट पीक पर अगर नजर डालें तो ये पूरा आप देखते होंगे कि यहाँ एक रेंज बनी हुई है। ये पूरा एक रेंज है जिसको एडीज रेंज कहते हैं और इस दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रेंज मानी जाती है ये। और इस रेंज में अगर हम देखें तो अर्जेंटीना जो पड़ता है, ये देश अर्जेंटीना है, और उस अर्जेंटीना के अंदर एक पीक आती है और उस पीक का नाम है एंकाकागुआ। एंकाकागुआ वो पीक है जो सबसे ऊंची है। लगभग हम याद कर सकते हैं 7000 मीटर्स, यानी 6961 मीटर है। लेकिन लगभग हम इसको याद करने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि माउंट एंकाकागुआ, ये ऑप्शन में जो सी दिख रहा है ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। चूंकि वोल्केनो को हम 3 कैटेगरी में रखते हैं उनके एक्टिवनेस के आधार पर। एक वोल्केनो वो होते हैं जो जिनमें से लगातार निकलता रहता है या थोड़ा रुक रुक के निकलता है, तो उनको एक्टिव वोल्केनो। एक में कुछ ब्रेक के बाद निकलता है, मतलब हिस्टोरिकली कभी निकला है लेकिन अभी फिलहाल नहीं निकल रहा है, तो उनको हम कहते हैं डोरमेंट वोल्केनो। और एक वोल्केनो वो है जिन्हें भविष्य में कहीं अभी कोई संभावना नहीं है, तो उनको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट या मृत या डेड ज्वालामुखी। तो यहां पर पूछा गया है, पहले हमें ये जानना है कौन सा वोल्केनो पूछा गया है, तो वो है एक्टिव, यानी एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी को पूछा गया है। तो जब हम इसका आंसर लगाएंगे तो चूंकि यहां देख रहे होंगे कि ओजोस डेल सोलाडो, ये साउथ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो की कैटेगरी में आता है।
ओजोस डेल सोलाडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची नौगम्य झील? नौगम्य झील का मतलब वो लेक मानी जाती है जिसमें जो है शिप ट्रांसपोर्टेशन के रूप में जहां यूज हो रहे हो, जिसमें शिप भी चल रहे हो और भी जैसे वहां पर लोग आते जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ऐसी झील। लेकिन चूंकि सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाली मतलब सबसे ऊंचाई वाली झील को हमें देखना है, तो अगर उस पर नजर डालें तो ऑप्शन में जैसे आप देख रहे हैं 3-4 झील लिखी हैं। चूंकि मराकेबो जो झील है, मराकेबो हुई या लेक बोलेसिया झील हुई, ये दोनों लेक्स जो है वेनेजुएला में आती हैं, लेकिन ये चूंकि एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड में नहीं आती। अब इसके बाद ब्रोकोपोडो जलाशय जो लिखा है, ये सूरीनाम में पड़ता है। ये एक रिजर्वायर बनाया गया है, सूरीनाम का है, और ये दोनों जो है वेनेजुएला में आती हैं। तो फिर तीसरी जो बढ़ती है टिटिकाका, ये वो लेक है जो 2 देशों की बॉर्डर पे आती है। और वो 2 देश कौन से आते हैं? अगर साउथ अमेरिका को आप जैसे जानते हैं कि ये साउथ अमेरिका हमने ऐसे बनाया, और इसमें ये देश यहां पर इक्वाडोर के नीचे पड़ता है, एक पेरू देश, ये पेरू कंट्री है, पेरू, और इसके बगल में बोलाविया एक कंट्री है, बी बोलाविया। और इन दोनों के बीच में जो लेक आती है, इन दोनों के बीच में अगर उस लेक को देखें तो ये वो लेक है जिसको हम कहते हैं टिटिकाका लेक। ये सरफेस से अगर इसकी ऊंचाई देखें टिटिकाका लेक की, तो ये लगभग पड़ती है 3812 मीटर, मींस लगभग हम कह सकते हैं 4000 मीटर। ये दुनिया की सबसे हाईएस्ट नेविगेबल लेक मानी जाती है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस दक्षिण अमेरिकी द्वीप के दक्षिणी सिरे को केप हॉर्न कहा जाता है? तो ये साउथ अमेरिका का जो अगर हम मैप देखते हैं तो थोड़ा सा उस मैप को देखेंगे तो आप ये नीचे की साइड में जब आते हैं तो यहाँ पर नीचे की तरफ ये इस तरह से नुकीला सा यानी कोनिकल शेप में बना हुआ है, और उस कोनिकल शेप में जो लास्ट पॉइंट है इसको हम केप हॉर्न बोलते हैं। और ये केप हॉर्न का जो हिस्सा जिसमें आता है तो इसको थोड़ा सा ये पार्ट डिवाइड करता है नीचे वाले पार्ट को, तो ये एक आइलैंड बन जाता है जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। और उस आइलैंड का नाम अगर हम देखें तो टेरा डेल फ्यूगो ये आइलैंड है, जो साउथ अमेरिका का सबसे निचले वाला आइलैंड को कहा जाता है, जिसमें केप हॉर्न उसका लास्ट पॉइंट है। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा ये टेरा डेल फ्यूगो ये। और बाकी जैसे आप इसमें देख रहे हैं कैरिबियन आइलैंड्स, कैरिबियन द्वीप में पड़ता है, इसका तो कोई यहाँ मतलब नहीं है। मैगडेलेना आइलैंड्स, मैगडेलेना जो आइलैंड्स है, तो मैगलन जो यात्रा किया था यहाँ से होकर के इसके बगल से होकर निकल के गया था, तो उसके बगल उस रास्ते में एक आइलैंड बना हुआ है मैगडेलेना। नेक्स्ट है फॉकलैंड, तो फॉकलैंड जैसे मैंने आपको बताया था ये अर्जेंटीना के बगल में फॉकलैंड आइलैंड यूके का, तो वो इसका तो लेकिन राइट आंसर किस को अलग करता है? तो ये पार्ट आएगा टेरा डेल फ्यूगो। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी द्वीप अपने रहस्यमय विशाल पत्थर मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? ये चूंकि एक स्पेशल आइलैंड्स है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी स्टोन की बनी हुई ह्यूमन स्टैचू बनी देखी गई हैं जिनके बारे में ये बताना बड़ा मुश्किल होता है कि ये कब किस लोगों ने बनाई है, चूंकि ये आइलैंड जहाँ पर कोई रहता नहीं था और उस आइलैंड्स पर मानव जैसी शेप में बनी हुई कुछ आकृतियाँ हैं और एक विशेष टाइप के पत्थर से जो वोल्केनिक जैसे निकलते तो उनमें से एक पत्थर इग्नियस रॉक्स का पत्थर जो लेकर के बनाई गई हैं। और उन स्टोन्स को लगभग उन स्टैचू की जो संख्या है उनकी लगभग मानी जाती है 900 के आसपास वो मूर्तियां हैं। अगर उन मूर्तियों को देखना चाहें तो हम ऐसे देख सकते हैं कि वो मूर्तियां जो दिखाई देती हैं वो कुछ इस तरह की मूर्तियां हैं। ये वो मूर्तियां हैं जो उस आइलैंड्स पे देखने को मिलती हैं। तो ये क्वेश्चन रहस्यमयी इन मूर्तियों के लिए जाना जाता है कि कौन सा आइलैंड्स है साउथ अमेरिका जिसमें रहस्यमयी मूर्तियां पाई जाती हैं। हालांकि इनके बारे में कहा जाता है कि इन मूर्तियों को एक खास नाम दिया गया है मोआई, MOAI, मोआई के नाम से जाना जाता है इनको, मोआई MOAI के नाम से जाना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि लगभग 1200 AD के आसपास इन मूर्तियों को कुछ खास जनजाति के लोग, वहाँ के नेटिव लोग जो साउथ अमेरिका में रहते थे उनको रापा नुई कहते थे। रापा नुई के लोग जब यहाँ आते थे तो उन लोगों ने इन मूर्तियों को बनाया और वो अपने पूर्वजों के रिस्पेक्ट में ये मूर्तियाँ बनाते थे, ऐसा कुछ लोग इनको मानते हैं। लेकिन अभी भी इनका रहस्य बना हुआ है। तो इसलिए ये क्वेश्चन में आता है कि कौन सी ऐसी मूर्तियाँ हैं, कौन सी ऐसी मूर्तियाँ हैं जो रहस्यमयी हैं और किस आइलैंड पे पाई जाती हैं। तो इस आइलैंड को जानना है, वो आइलैंड कौन सा है? उस आइलैंड का नाम ईस्टर द्वीप,
ईस्टर आइलैंड, ये कहाँ पड़ता है? तो जैसे साउथ अमेरिका, जैसे हमने ये बनाया साउथ अमेरिका, और यहाँ ये देश आप देखते हैं, ये चिली जो देश है, ये इसके बगल में यहाँ पर ये आइलैंड्स पड़ता है, यानी चिली से लगा हुआ, तो इट इज द पार्ट ऑफ द चिली, ये आइलैंड चिली का है। तो इस तरह से ये हमें समझ में आया कि कौन सा ईस्टर आइलैंड किस देश से संबंधित है, चिली से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी दक्षिण अमेरिका नदी सबसे अधिक विशाल और दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट मानी जाती है? सेकंड लॉन्गेस्ट। तो जैसे आप जानते हैं कि नील नदी लंबाई में सबसे लंबी है और जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आती है, और सेकंड नंबर पर लॉन्गेस्ट रिवर अमेजन जो दक्षिण अमेरिका में है। तो अमेजन नदी हम जानते हैं कि सेकंड नंबर पर आती है, लेकिन वॉल्यूम के आधार पर वो फर्स्ट नंबर पर आती है। तो इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, अमेजन नदी। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका और विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? दक्षिण अमेरिका में विश्व का सबसे ऊंचा झरना, तो ये एंजल फॉल्स, ये आप जानते हैं लगभग इसकी जो हाइट है वो, अगर इस एंजल्स फॉल की अगर हाइट देखें तो लगभग माना जाता है कि 1 किलोमीटर के आसपास की इसकी हाइट पाई जाती है, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा झरने के रूप में जाना जाता है। कौन से देश में पड़ता है? तो ये वेनेजुएला। वेनेजुएला में ये एक कायरो नदी है जो ओरिनोको की सहायक नदी है, कैरो नदी, उस पर ये एंजल्स फॉल पाया जाता है। तो ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचा, यानी साउथ अमेरिका का जो झरना है वो सबसे ऊंचा झरने के रूप में फेमस है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे देखें तो अगला क्वेश्चन जैसे आप देख रहे होंगे, ये निम्न स्टेटमेंट पर विचार करो कि साउथ अमेरिका विश्व का सबसे चौथा सबसे बड़ा आइलैंड है। पॉपुलेशन के आधार पर मैंने इसको 5वें नंबर पर बताया था, और एरिया के हिसाब से इसको 4th नंबर पर। तो नो डाउट ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ये चौथे नंबर पर आता है। दूसरा इसमें कह रहा है कि महाद्वीप का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है, ये भी हमने देखा था कि ये जो है कौन से गोलार्ध में आता है, तो ये भी सही है, दक्षिणी गोलार्ध में। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी, स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कैपिटल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है जिसमें अलग अलग देशों की राजधानी दी हुई है। तो जैसे आप जोड़ सकते हैं कि ब्राजील की कैपिटल ब्रासीलिया, इसको ब्रासीलिया से लगा देंगे। पेरू की जो कैपिटल है वो लीमा है। ये बोलीविया जो है, बोलीविया की राजधानी लापाज, ये लापाज है। और 4th में देख रहे हैं कोलंबिया, उसकी राजधानी बोगोटो। अगर इस पे अगर हम देखें तो बोलीविया 3 नंबर पे, सी। अगर हम देखें फर्स्ट का आंसर कौन सा आ रहा है? सी। तो फर्स्ट का आंसर 1 में सी। अगर बाकी देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें एक ही आंसर से कभी कभी मिल जाता है आंसर, तो उस समय हम एक ही को देख करके पूरा आंसर लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, मर्कोसुर अमेरिकी महाद्वीप का क्षेत्रीय व्यापार संगठन है, निम्न में कौन सा देश इस संगठन का हिस्सा नहीं है? जैसा कि मैंने आपको ये साउथ अमेरिका जब बना के दिखाया था, उस समय इस क्षेत्रीय संगठन की चर्चा की थी कि मर्कोसुर नाम से इन्होंने एक कॉमन मार्केट बनाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। और उस ऑर्गेनाइजेशन में ये जो देश थे, जैसे इधर जो अर्जेंटीना, उसके बगल में लगा हुआ पराग्वे है, उसके इधर साइड में उरुग्वे है, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना। तो इन देशों को जब हमने कहा था कि इनमें से ये वो देश हैं जो परमानेंट मेंबर में आते हैं, और उसके बाद कोलंबिया इसका एक समय परमानेंट मेंबर था, बट उसको 2016 में इससे निकाल दिया गया। तो अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा देश इसमें नहीं आता। तो मैप आप सामने माइंड में लेके आओ, तो यहाँ अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे ये इसके पार्ट है। यहाँ देख रहे हैं अर्जेंटीना इसका मेंबर है, उरुग्वे भी है, पराग्वे है, गुआना ये यहाँ पर पड़ता है, तो वो इसका पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? गुआना। दक्षिण अमेरिका निम्न में से कौन सा देश भूमि से घिरा हुआ लैंड लॉक्ड कंट्री? साउथ अमेरिका का वो लैंड लॉक कंट्री कौन सा है? तो जैसा कि हम मैप में भी जानते थे कि ये वो मैप देखा, जैसे ये यहाँ पर पेरू पड़ता है और पेरू से लगा हुआ बोलाविया है। तो ये बोलाविया वो देश है जिसकी सीमा कोस्टल को टच नहीं करती, और उसके बगल में पराग्वे वो भी एक देश है। तो मीन्स हम कह सकते हैं बोलाविया और उससे लगा हुआ पराग्वे, ये दोनों ही देश मात्र 12 में से ऐसे थे जिनकी सीमा समुद्र से टच नहीं करती। तो चूंकि यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम आंसर देखेंगे तो इसमें बोलाविया सी पे दिख रहा है, तो इसको आंसर लगा देंगे बोलाविया। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? बोलाविया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये वो क्वेश्चन है कि जैसे इंपॉर्टेंट मैंने लाइन बनाई थी कि दक्षिण अमेरिका, जैसे ये कॉन्टिनेंट है दक्षिण अमेरिका, और इस कॉन्टिनेंट में आपसे ये पूछा जाए कि साउथ अमेरिका के इस कॉन्टिनेंट में अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा लाइन किस देश से कोई गुजरती है, तो आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए पिक्चर कि ये है इक्वेटर लाइन।
इसमें कौन कौन से देश आते हैं, और यहाँ इधर जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री, जिसको हम मकर रेखा कहते हैं, यानी 23.5 डिग्री, और ये 0 डिग्री। अब इसमें क्वेश्चन दोनों लाइन के हैं कि भूमध्य रेखा निम्न में किस देश से होकर गुजरती है। अब यहाँ पर जैसे हम जानते हैं कि ये इक्वाडोर पड़ता है पहला देश, उसके बाद दूसरा जो है कोलंबिया, ये दूसरा कोलंबिया देश है, और तीसरा देश ब्राजील है। इसका मतलब ये 3 ही देशों से गुजरती है। अब यहाँ पर पेरू देश लिखा है, चिली लिखा है, वेनेजुला लिखा है, इक्वाडोर, तो यहाँ एक ही देश कौन सा होगा, इक्वाडोर से होकर गुजर रही है। अब उसके बाद मकर रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है, यानी कैप्रिकॉर्न लाइन को पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि यहाँ चिली आता है, ये पूरा एक चिली देश है, और चिली से आगे जब हम देखते हैं तो ये अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना इसका पार्ट है। तो किस देश से होकर गुजरती है, तो चूंकि यहाँ हमें खुद ही दिख रहा है कि अर्जेंटीना इसमें एक है देश है, कोलंबिया ऊपर हो गया, इक्वाडोर ऊपर हो गया, फ्रेंच गुयाना ऊपर हो गया, वो हो नहीं सकता। 4 देश इसमें आते हैं, ब्राजील भी है, अर्जेंटीना भी है, और चिली भी है, और एक पराग्वे। ये हमें ध्यान रखना है, क्रम से लगाएं तो चिली होगा पहला, फिर उसके बाद हम देखते हैं अर्जेंटीना हुआ, फिर पराग्वे, और फिर उसके बाद ब्राजील। ये 4 वो देश हैं जिनसे होकर के लाइन गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम आते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित द्वीपों में से किस देश संबंधित देशों से मिलान करें। ये वो आइलैंड्स पूछे गए हैं कि किन किन कंट्रीज के हैं ये आइलैंड्स। तो इन आइलैंड्स को पहले इनकी लोकेशन हमें पता होना चाहिए कहां पर पड़ते हैं। जैसे पहला आइलैंड लिखा है गैलापागोस द्वीप समूह। तो गैलापागोस, अगर आप थोड़ा सा साउथ अमेरिका को देखेंगे तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट ये जो है यहां पर, और इसमें ये जो इक्वाडोर जो देश है इसमें ये बना हुआ जो आपको दिख रहा है ये आइलैंड्स, यही है वो गैलापागोस आइलैंड्स, जो उसमें पूछा गया गैलापागोस आइलैंड कौन सा है। तो इस तरह से ये क्लियर है कि गैलापागोस किस देश का पार्ट हुआ, इक्वाडोर। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जो वॉल्केनिक एक्टिविटी के दौरान जो होती रहती है यहाँ पर उसके द्वारा बने हैं। और डार्विन, जैसा कि आप जानते हैं, जिसने जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डार्विन का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, तो डार्विन ने जिस जगह पे स्टडी की थी, जो जीवों की स्टडी करने के लिए जिस आइलैंड पे वो आए जहाँ डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा उन्हें नजर आई, तो वो यही वो आइलैंड था गैलापागोस, जिस आइलैंड पर डार्विन ने इस पर आकर के स्टडी की थी, तो इसलिए भी ये फेमस है। तो एक तो हमारा क्वेश्चन ये हुआ कि कौन सा आइलैंड्स जो है इसमें आएगा, तो इस आइलैंड को क्लियर हुआ कि कौन सा आइलैंड इसमें आता है, तो गैलापागोस आइलैंड किस में पड़ेगा, इक्वाडोर। दूसरा कोकास आइलैंड्स, चूंकि ये साउथ अमेरिका का पार्ट नहीं है, कोस्टा रिका, तो ये कोकास जो द्वीप है वो कोस्टा रिका नॉर्थ अमेरिका में आता है। फॉकलैंड हम पढ़ा चुके हैं कि आपको जब बताया था कि साउथ अमेरिका के बगल में ये पार्ट जो यूके का है, तो फॉकलैंड द्वीप समूह ये किस में आते हैं, यूके। और फिर एक चौथा बचता है जुआन फर्नांडीज आइलैंड, ये चिली का है। तो इस तरह से हम इसको मिलाकर के इस क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व में ध्यान रखो, वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉफी प्रोडक्शन करने वाला कंट्री, दुनिया में नंबर 1 जिसको माना जाता है वो ब्राजील, जहाँ के कॉफ़ी के बागानों को फजेंडा के नाम से जाना जाता है। जब हम इसके बारे में एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तब उसमें इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो कॉफ़ी के बागान जो फजेंडा, ये फेमस है ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दक्षिण अमेरिकी देश की तटरेखा सबसे लंबी है। चूंकि आपको मैप के हिसाब से ऐसा लगेगा कि शायद ये जो मैप है, इस मैप के हिसाब से जब हम बनाते हैं तो चिली जैसे सबसे लंबा दिखता है, बट अगर हम बॉर्डर लाइन को जब हम कैलकुलेट करते हैं लंबाई के आधार पर, तो ये ब्राजील नंबर 1 पर आता है, सेकंड नंबर पर चिली को हम रखते हैं। तो इस तरह दक्षिण अमेरिकी देश की तटरेखा, सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा हो जाता है, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन आता है कि फॉकलैंड आइलैंड किस ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र दक्षिण अमेरिकी देश के तट पर स्थित है। तो ये हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। दक्षिण अमेरिका ये हमारा सामने बना हुआ है, यहाँ पर फॉकलैंड है, और यहाँ पर जो है यूके का ये पार्ट है। और ये भी मैंने आपको बताया था, इसको लेकर के विवाद हुआ था कि अर्जेंटीना ये जो देश है इसके बगल में लगा हुआ, उसने इस पर दावा किया था, तो यूके और अर्जेंटीना के बीच विवाद हुआ था। तो वो पूछ रहा है कि ये आइलैंड किस दक्षिण अमेरिकी देश के पास, तो साउथ अमेरिका का बगल में देश कौन सा हुआ, अर्जेंटीना, ये अर्जेंटीना देश है, तो उसके बगल में ये फॉकलैंड आइलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन है, कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश एकमात्र देश है जिसकी अटलांटिक और प्रशांत दोनों तट रेखाएं मिलती हैं। तो आप इसको मैप अगर आपके माइंड में है तो आप इससे मैप से भी समझ सकते हैं कि ये जैसे ये मैप है और इसमें ये वाला
ओशियन जो है महासागर अटलांटिक कैरिबियन वाला पार्ट, और ये पैसिफिक, जैसे अभी मैंने बताया था ना, इसके बीच में एक कैनाल बनी है पनामा कैनाल, जो इन दोनों महासागरों को अटलांटिक और पैसिफिक को जोड़ती है। तो अब यहां पर ये कोलंबिया देश को आप देख रहे होंगे, ये है कोलंबिया देश। इसका बॉर्डर लाइन इधर अटलांटिक को भी जोड़ रही है और इधर पैसिफिक को जोड़ रही है। तो हम कह सकते हैं कि कौन सा देश ऐसा है जिसकी बॉर्डर लाइन दोनों देशों को टच करती है, तो वो देश कौन सा बनता है? कोलंबिया। हालांकि ये भी है कि चिली जो देश है उसका थोड़ा सा हिस्सा अटलांटिक से जुड़ता है। अगर आप मैप को थोड़ा बारीकी से देखेंगे तो चिली का पैसिफिक से तो एक बड़ा पार्ट जुड़ता ही है, बट एक छोटा सा हिस्सा इसका अटलांटिक से भी जुड़ता है। अगर क्वेश्चन में चिली भी दिया है तो चूंकि यहां चिली का बहुत छोटा सा हिस्सा है तो इस वजह से उसको तो नेगलेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन मेनली एक देश हमें बताना है तो कोलंबिया ही मेन देश है जिसकी दोनों साइड में बॉर्डर। अब माचू पिच्चू, जो मैंने आपको चर्चा माचू पिच्चू पे काफ़ी बात की थी कि दक्षिण अमेरिका में भी एक सिविलाइजेशन थी और वो 15वीं सदी के आसपास अपने पीक पॉइंट पर सिविलाइजेशन जानी जाती है और उसको इंका सिविलाइजेशन कहते हैं। उसके कुजको जो उसकी कैपिटल मैंने आपको बताई थी, और वो सिविलाइजेशन कई देशों में इसका विस्तार था, लेकिन इसकी शुरुआत जो पेरू जो देश है, ये जो पेरू देश है उससे उसकी शुरुआत हुई थी। अब पेरू में ही उसकी राजधानी थी कुजको, और पेरू में ही वो प्लेस माचू पिच्चू आजकल एक महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी जाना जाता है और वो इसकी राजधानी। तो इस तरह हम कह सकते हैं पेरू इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन का ये हमने सेट देखा। तो आगे अगला मैं नेक्स्ट सेगमेंट अगले 20 सेगमेंट क्वेश्चन का लेके आऊंगा। इस तरह से आप ये कंपटीशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस को देखते रहेंगे।